नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। बचपन में आपने भी कहा या सुना होगा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन इस लोकोक्ति की चर्चा इस 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के कैबिनेट के निर्णय के बाद भी करना जरूरी है। प्रचंड बहुमत वाली सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। आने वाले राज्यों में 3 राज्यों की 300 से ज्यादा सीटों के लिए इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जाने लगा। तो क्या वाकई ये मास्टर स्ट्रोक बन पाएगा सरकार के लिए? जबकि सरकार के 3 कदम पीछे हटने के बावजूद न तो आंदोलनकारी किसानों के कदम पीछे हटे हैं और न ही किसानों के मुद्दे पर होती राजनीति पीछे हटी। तो आज की पहली बड़ी दस्तक देती खबर इसी मुद्दे पर। कृषि का जीवन बदलने वाले ये एक्ट हैं। आप सबका आशीर्वाद इनको मिले। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। 5 जून 2020 को 3 कृषि कानून के लिए अध्यादेश लाने के 532 दिन बाद प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगकर कानून वापसी का ऐलान किया। अब कुल 537 दिन बाद कैबिनेट ने कानून रद्द करने के लिए मंजूरी दी। क्या बात सिर्फ इतनी है? किसान संगठन तो 26 नवंबर को दिल्ली तक मार्च करने की तैयारी कर चुके हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होने पर संसद तक जाने की भी रणनीति पर किसान अभी कायम है। अब यहाँ से 2 सवाल जन्म लेते हैं। पहला, 3 कानून पर कदम वापसी का राजनीतिक गणित क्या है? आखिर जिन 3 कानूनों को वापस लेने पर हाथ जोड़कर क्षमा पीएम को मांगनी पड़ी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। उन कानून को जैसे संसद में पेश करके पास कराया, वैसे ही अब दोबारा रद्द करने की भी प्रक्रिया अपनाई जानी है। तो कुछ तो राजनीतिक कनेक्शन होगा। अध्यादेश आने के 537 दिन बाद जिस कानून को कैबिनेट ने रद्द करने की मंजूरी दी, क्या उसके पीछे अब से करीब 50 दिन बाद चुनाव में उतरने वाले 3 प्रमुख राज्यों का रिश्ता है? चुनाव 5 राज्यों में होना है। किसान प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की कुल 314 सीट पर सत्ता की दशा दिशा तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 में से 210 सीट, पंजाब में 117 में से करीब 70 सीट और उत्तराखंड की 70 में से 27 सीट ऐसी मानी जाती हैं जहां किसानों की नाराजगी किसी की भी सत्ता की फसल को सुखा दे। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। अब यहाँ दूसरा सवाल जन्म लेता है, क्या बीजेपी वाकई किसानों की नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल करके सत्ता के शिखर चढ़ पाएगी, या फिर किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश को बीजेपी के विरोधी परवान नहीं चढ़ने देंगे? जैसे मुद्दा बना है आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देना। ये आंदोलन खत्म करने में जो नुकसान जो हमारे परिवार के लोग गए, 750 किसानों की शहादत यहाँ पे हुई, उनका कंपनसेशन है। उनकी जो जगह देके एक स्मारक हम उनका बनाना चाहते हैं। याद करिए अब आप संसद की इन तस्वीरों को। इसी साल 11 फरवरी की बात है। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने के दौरान अचानक स्पीकर से नियम के तहत इजाजत लिए बिना मृतक किसानों के लिए मौत श्रद्धांजलि देनी शुरू की। जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट
शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। याद करिए अब आप इस बात को भी कि संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में 4 सांसदों ने पूछा था कि आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मृत्यु हुई या बीमार हुए। इसका कोई आंकड़ा क्या सरकार के पास है? क्या आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव दिया गया है? देश के कृषि मंत्रालय ने तब मानसून सत्र के दौरान ये बात कही थी कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं जो बताए कि आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान गई या बीमार पड़े। अब जिन किसानों की मौत के आंकड़े की जानकारी तक सरकार के पास मानसून सत्र तक नहीं रही, क्या उन्हीं किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का फैसला सरकार कर पाएगी, जिनकी संख्या किसान संगठन के मुताबिक 700 है। चूंकि सरकार 3 कानून पर कदम पीछे खींच चुकी है, इसीलिए अब जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे के नाम पर विपक्षी 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। अखिलेश यादव वचन देते हैं कि सरकार बनते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की मदद देंगे। उस पैसे के लिए अखिलेश यादव किसान शहादत सम्मान राशि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सरकार कहती है हम पे तो खजाना भरा है, क्या किसान को 2 करोड़ की मदद नहीं हो सकती? समाजवादी पार्टी कितनी मदद कर रही है? समाजवादी पार्टी का फैसला है, किसी भी तरीके से परिवार मदद चाहेगा तो मदद करेंगे। अगर पहले ये कर दिया था, ये ज्ञान उनको आ जाते तो हमारे 1 साल किसानों को इतना दिक्कत, इतना मुसीबत ना सामना करना पड़ती और 700 से 750 किसानों की जान गंवाने की जरूरत नहीं होती। यानी सरकार भले कृषि कानूनों को अब रद्द करने को पीछे हट रही हो ताकि 3 राज्य की 314 सीट का गणित न बिगड़े, लेकिन किसान संगठन और विपक्षी दल पीछे नहीं हटने वाले। चुनाव तक अभी यूं ही आगे पीछे की राजनीति होनी तय है। पॉलिमी साहा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। भाजपा को हराने के लिए एकमात्र सफल प्रयोग 1993 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने किया था। उस दौर की राजनीति में 2 और 2 4 हो जाते थे। समय बदला तो अब बीजेपी को हराने वाला 2 और 2 4 का फॉर्मूला फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी मुक्त राजनीति के नाम पर अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को अपनी साइकिल पर बैठा रहे हैं। आइए इस गणित के पीछे का राजनीति शास्त्र समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आरएलडी के जयंत चौधरी का साथ, पूर्वी यूपी के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, कुशवाहा शाक्य मौर्य वोट के लिए महान दल से गठबंधन, कुर्मी वोट के लिए अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल से गठबंधन। हमारी बातचीत हुई है, हम लोग संयुक्त मंच साझा करेंगे और हम लोग चुनाव भी संयुक्त लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन की चर्चा शुरू। साइकिल की गद्दी पर अखिलेश है। साइकिल पर यूं तो सिर्फ आगे डंडे पर एक और पीछे कैरियर पर एक व्यक्ति बैठाया जाता रहा। सियासत में लखनऊ की गद्दी के लिए अखिलेश की साइकिल पर छोटे छोटे कई दल सवार हो चुके हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक है, बीजेपी को हराना। हम बिना सीट का समर्थन किए हैं, कोई सीट की शर्त नहीं। हमको सीट का कोई शर्त नहीं है। हमारा शर्त बस इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, भारतीय संविधान को बचाना है और पिछड़े दलित के आरक्षण को बचाना है। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है। प्राथमिकता ये है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का शासन, आदित्यनाथ जी का कुशासन, इस शासन को हटाना है। 2017 में उत्तर प्रदेश के लड़के बनकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर घूमे, चुनाव लड़े, पुराने गिले शिकवे भुलाकर गठबंधन किया। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए 2 और 2 4 का जो फॉर्मूला 90 के दशक में मुलायम सिंह और काशीराम ने मिलकर आजमाया, वही 2 और 2 4 बीजेपी को हराने के लिए अब संभव नहीं हो पाता। यही कारण है अखिलेश यादव 22 में बाइसिकल पर हैवी वेट नहीं, लाइट वेट साथ ही बैठाकर चलना चाहते हैं। बात बहुत आगे बढ़ी है, बहुत जल्दी और दलों को साथ लाने का काम करेंगे। संजय चौहान जी बैठे, इनका भी दल हमारे साथ है। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं।
पश्चिम से पूर्व तक की किलेबंदी के लिए बड़े काम के छोटे दल को अखिलेश मानते हैं। जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर लिखकर यही तस्वीर ट्वीट की। बढ़ते कदम लिखकर तस्वीर जयंत चौधरी भी ट्वीट करते हैं। दावा है जयंत चौधरी की पार्टी को 36 सीट देने पर बात बनी, आखिरी राउंड की बातचीत बाकी है। पश्चिम में 136 सीटें। अखिलेश आरएलडी के साथ मिलकर जीतना चाहते हैं। पश्चिम यूपी में जाट 20% है, मुस्लिम 30% से ज्यादा। किसान आंदोलन के बीच इसी समीकरण के दम पर समाजवादी पार्टी बड़ी जीत पश्चिम हिस्से से हासिल करना चाहती है। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ राजभर जी आते हैं तो बीजेपी बौखला जाती है। कल जब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं और संकेत देते हैं कि साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पहले बौखलाई थी, अब पगला गई है। पहले भी ये लोग इकट्ठा हो चुके, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी ये सब इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन हमारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो 50+1 की लड़ाई है। हम 50% से अधिक समर्थन जुटाने के लिए हमारी पार्टी मेहनत कर रही है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन करके अखिलेश सत्ता की चांदी का मुकुट पहनना चाहते हैं। अब तो जनता मन बना ली है, कह रही है कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। बलिया, मऊ, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ और चंदौली जिले के राजभर समुदाय के बीच ओम प्रकाश राजभर की मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी में राजभर समुदाय भले 3% के बीच है। पूर्वांचल में समाज के मतदाताओं की संख्या 12 से 22% तक। पूर्वांचल की 4 दर्जन सीट पर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत राजभर वोट रखता है। 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे, तब 22 सीटों पर कहते हैं बीजेपी की जीत का कारण राजभर वोट थे। 2017 में बीजेपी की जीत की एक वजह छोटे छोटे दलों के जातिगत आधार पर सेट मतदाता भी रहे। क्या 2022 में उसी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव कदम बढ़ा चुके हैं? अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। प्रसिद्ध कवि अदम गोडवी ने लिखा था कि एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए? 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। उसी माइक के मारे अब कांग्रेस के नेता बेचारे बन रहे हैं। वही माइक जब बिना जानकारी के ऑन रह जाए तो बड़े विवाद वायरल कर देता है। कर्नाटक में माइक खुला रहा तो कैसे कांग्रेस के बड़े नेता वायरल हो गए, इस रिपोर्ट में जानिए। और महापुरुषों को राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल करने वालों पर दीजिए दस्तक। एक माइक और बड़ा विवाद। कर्नाटक कांग्रेस के इस वायरल वीडियो पर खूब चर्चा हो रही है। पूरी कहानी जानने से पहले नोट कर लीजिए, ये वीडियो दावा 31 अक्टूबर का है, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है। इसी दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी होती है। वीडियो में पीछे इंदिरा गांधी की तस्वीर नजर आती है। आगे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार के साथ कई नेता बैठे दिखते हैं। सामने रखा हुआ माइक ऑन है। तभी सिद्धारमैया DK शिवकुमार से इस बात की चर्चा करते सुनाई पड़ते हैं कि यहाँ सरदार पटेल की तस्वीर क्यों नहीं। ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನ ಸರ್, ಅದು ಇದು ದಿವಸ ಅದು ಜನ್ಮ 2 ಕೋಟಿ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಇದು ದಿವಸ, ಅದು ಜನ್ಮದಿನ. ಯಾವತ್ತು ಫೋಟೋ ಇಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ದೇ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. सरदार पटेल की तस्वीर न होने पर बीजेपी फायदा उठा लेगी, इस डर के बीच कांग्रेस के कार्यक्रम में दावा है। बाद में सरदार पटेल की तस्वीर को शामिल किया गया। ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನ ಸರ್, ಅದು ಇದು ದಿವಸ, ಅದು ಜನ್ಮ 2 ಕೋಟಿ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಇದು ದಿವಸ, ಅದು ಜನ್ಮದಿನ. ಯಾವತ್ತು ಫೋಟೋ ಇಡಲ್ಲ. कांग्रेस पर पहले से गांधी परिवार के लिए दूसरे महापुरुषों की अनदेखी का आरोप बीजेपी लगाती आई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद दोबारा दोनों दल एक दूसरे पर महापुरुषों के अपमान की राजनीति करने लगे।
उनके ओपन माइक से ये भी पता चल गया है देश को कि वो सरदार वल्लभ भाई जैसे बड़े अपने फाउंडिंग फादर और बड़े नेता के बारे में क्या सोचते हैं। एक हाथ में प्रियंका जी कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, और उनके दूसरे असलियत हमें पता चलता है जैसे डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी की बात से। We are not afraid of BJP. I told the president today it is a birthday of Mr. late Sardar Vallabhbhai Patel. Put the photo of Mr. Vallabhbhai Patel also. Immediately he did it. अक्टूबर में एक वायरल वीडियो में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक और पूर्व लोकसभा सांसद भी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं, जब वो ये आरोप लगाते सुने गए कि शिव कुमार रिश्वत लेते हैं। खुले माइक के चक्कर में कर्नाटक में कांग्रेस बार बार नए विवादों की आवाज सबको सुनवा रही है। नागार्जुन, बेंगलुरु, आज तक। कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर इलाज करने वाले डॉक्टर्स को देवदूत कहा गया, लेकिन इन्हीं देवदूतों को देश की राजधानी दिल्ली में ही सैलरी तक के लिए तरसा दिया जा रहा है। डॉक्टर्स को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। डॉक्टर सड़क पर प्रदर्शन करने को लाचार और मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि फंड पर राजनीति हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली में हो रही है, और इसीलिए जरूरी है कि आप डॉक्टर्स के अधिकार की दस्तक देने वाली रिपोर्ट देखिए और अपनी दस्तक डॉक्टर्स के पक्ष में दीजिए। MCD 140 दिन से जिन डॉक्टर का देश की राजधानी में उनके हक का डीए नहीं दिया गया, 2 महीने से ज्यादा वक्त से जिनका वेतन काम करने के बावजूद ना दिया गया, आम आदमी की जान बचाने वाले वो डॉक्टर एक बार फिर दिल्ली में हड़ताल के लिए मजबूर हुए। ये समस्या दिल्ली में बीजेपी शासित MCD के अधीन आने वाले हिंदू राव अस्पताल की है। नॉर्थ MCD द्वारा चलाए जा रहे हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त स्ट्राइक पे हैं। यहाँ पे तमाम इमरजेंसी सर्विसेज जारी हैं, लेकिन जो OPD सर्विसेज है उससे RDA डॉक्टर्स यानी कि रेसिडेंट डॉक्टर्स ने विड्रॉ कर लिया है। हर बार ये करते हैं कि हर 3 महीने 4 महीने की सैलरी में हर बार ये स्टार्ट हो जाता है। ये लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। दिल्ली सरकार कहती है हमारे पास MCD फंड नहीं दे रही है, MCD कहती है हमारे पास फंड नहीं दे। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं फर्क पड़ता कि आप लोग आपस में क्या कर रहे हैं, हमें हमारा वेतन टाइम से मिलना चाहिए। कोरोना काल में जो डॉक्टर देवदूत बताए गए, जिन डॉक्टर पर भगवान का दर्जा देकर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा कराई गई, उन्हीं देवदूतों को राजनीति के नाम पर हर बार रुलाया जाता है। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि रेसिडेंट डॉक्टर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब हम पूरा 100% अपना वर्क करते हैं तो हम एटलीस्ट इतना एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं कि हमें सैलरी ऑन टाइम दे। जिन्हें सोचना है वो आपस की राजनीति में व्यस्त है। हर बार बीजेपी शासित MCD के अधीन आने वाले अस्पताल के डॉक्टर अपनी ही सैलरी के लिए सड़क पर खड़े कर दिए जाते हैं। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फंड नहीं देती, और आम आदमी पार्टी कहती है कि MCD वाले भ्रष्टाचार करते हैं। पिसते हैं डॉक्टर जो दिन भर मेहनत करके आम आदमी का इलाज करते हैं, और पिसता है वो आम आदमी भी जो डॉक्टरों के हड़ताल पे जाने पर, इलाज कराने आने पर खाली हाथ लौटाया जाता है। डॉक्टर साहब है नहीं। अदालत तक कह चुकी है दिल्ली में कि डॉक्टरों का वेतन देने में ढीला हवाली ना हो। बावजूद इसके देवदूत बताकर पल्ला झाड़ लेने वाली सियासत की कीमत MCD के अधीन आने वाले अस्पताल के डॉक्टर चुका रहे हैं। आनंद कुमार के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसान आंदोलन की तपिश के बीच बीजेपी जेवर एयरपोर्ट के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। करीब 2 दशकों से घोषणाओं और फाइलों में घूमता जेवर एयरपोर्ट अब धरातल पर उतरने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। जेवर एयरपोर्ट का फायदा गौतम बुद्ध नगर से सटे जिलों को होगा। वो जिले नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों और हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल और बल्लभगढ़ के लोगों को सुविधाएं दिलवाएंगे।
लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जेवर एयरपोर्ट से बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल इस तरह से जैसे ये प्लेन आ रहा है उड़ान भर पाएगा? इतने बेवकूफ नहीं होगा होगा किसान, यू सब जाने लेके जाएंगे जो पर्चा आज मिल जाएगा भाई। 30 ट्रैक्टर जाएंगे यहाँ से, 500 लोग जाएंगे। बॉर्डर से खुले हैं, बात हुई है दिल्ली पुलिस से परमिशन? नहीं, परमिशन की कहाँ जरूरत है, जब रास्ते खुल रहे हैं। क्या दिल्ली में कोई जा रहा परमिशन लेता है? जब कृषि बिल पर राकेश टिकैत अपने तेवर नरम करने को तैयार नहीं है, तब पश्चिमी यूपी में जेवर एयरपोर्ट से बीजेपी के अरमान कैसे उड़ान भरेंगे? आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। जब यूपी में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश छोटे दलों का साथ ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, एक ऐसा शासन जहां पर किसानों को कुचला गया, एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले। इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ और इस दिशा में बात आगे बढ़ी है। अच्छा, वैसे अब साथ आएंगे कि नहीं? बहुत देर हो गई। हम देखिए, हमारा प्रयास है जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना ना देखें, वो 10 सीट लड़ें। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर? तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, हम ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% ना। तब कृषि कानून की वापसी के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत का रनवे कैसे बनेगा जेवर एयरपोर्ट? उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है। जेवर एयरपोर्ट से पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हकीकत में बदलने वाला है, जो 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड को विकास के उपहार देने के बाद पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जहां किसानों की नाराजगी को देखते हुए वो तीनों कृषि कानून वापस ले चुके हैं और पहली बार यूपी के इस इलाके में पार्टी की वापसी का रास्ता टटोलने की कोशिश करेंगे। पीएम विपक्ष के प्रहार को विकास के हथियार से जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके केंद्र में नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं
इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार अपनी उपलब्धियों के जेवर के रूप में पेश करना चाहती है। इसके शिलान्यास के लिए पीएम मोदी गुरुवार सुबह 11:20 पर हेलीकॉप्टर से जेवर में बने विशेष हेलीपैड के लिए रवाना होंगी। दोपहर 1 बजे के करीब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद पीएम मोदी रैली के जरिए बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू करेंगे। बीजेपी इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे बड़ी रैली बता रही है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये विशाल एयरपोर्ट आसपास के इलाकों को बहुत मदद करेगा। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा को अपैरल सिटी, कपड़ों की सिटी कहा जाता है और यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब का कहना है कि एक बार जेवर एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो यहाँ बिजनेस को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। आसपास के इलाकों की अगर बात करें, हापुड़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, इन सब क्षेत्रों से जेवर एयरपोर्ट जब यहाँ से चालू हो जाएगा तो इन सब क्षेत्रों को एक काफी ज्यादा सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। कार्गो की भी अगर बात करी जाए तो यूपी सरकार का कहना है कि कार्गो और जितनी भी चीजें एयरपोर्ट के साथ होंगी उसमें यहाँ पे लगभग 1 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी पहले फेज के अंदर और 1 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया करें। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी लगातार पश्चिमी यूपी के किसानों को साथ देने में जुटी है। जेवर में भी किसानों का दबदबा है और यहाँ के किसानों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध किया था। इसके अलावा यहाँ बीजेपी की चुनौती नाराज गुर्जर वोटरों को मनाने की भी है, जो दादरी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद से ही बीजेपी से खफा चल रहे हैं। ये विवाद दादरी कॉलेज में 9वीं शताब्दी के शासक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण से शुरू हुआ था। गुर्जर समाज की आपत्ति प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाए जाने को लेकर है। गुर्जर समाज का आरोप है कि मिहिर भोज गुर्जर राजा थे, लेकिन बीजेपी उन्हें राजपूत राजा के तौर पर पेश कर रही है। नोएडा में गुर्जरों की आबादी 5 लाख के आसपास बताई जाती है, जो बीजेपी का पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता नरेंद्र भाटी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, उसे गुर्जरों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। इस तरह बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पैठ बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसमें जेवर में बन रहा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे अहम है। जेवर से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। जेवर एयरपोर्ट से 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तक से बातचीत में कहा है कि उत्तर प्रदेश हवाई यातायात की राजधानी बनने वाला है। बहुत जल्द अकेले उत्तर प्रदेश में 17 एयरपोर्ट होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की हमारी सहयोगी पौलमी साहा ने। हमारे साथ इस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। सर, क्या है इस एयरपोर्ट की खासियत? यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये, इसकी खासियत? जिस उत्तर प्रदेश में एक जमाने में केवल 2 हवाई अड्डे होते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 8 हवाई अड्डों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो चुका है और 9वां एयरपोर्ट का शिलान्यास कल होने जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते थे, उस उत्तर प्रदेश में आज आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने वाले हैं। लखनऊ और वाराणसी के अतिरिक्त कुशीनगर का लोकार्पण हो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। अगले चरण में जेवर का शिलान्यास कल हो रहा है और उसके बाद अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हमारी सोच विचारधारा है कि आने वाले सालों में जहां हम 2 से 9 तक पहुंच चुके हैं और 10वां का शिलान्यास होने वाला है, हम लोग 17 का टारगेट हमने अपने आप के लिए रखा है। 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में अकेले। तो उत्तर प्रदेश देश की राजधानी बनने वाली है हवाई अड्डों की श्रृंखला में। और जहां तक जेवर का सवाल है, इस हवाई अड्डे से जहां 34,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, चौथे चरण में 7 करोड़ लोगों की यातायात की सुविधा की जाएगी। इस एक एयरपोर्ट के जरिए हमें पूरा विश्वास है कि ये भारत का नवरत्न आने वाले समय में बनने वाला है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं और एशिया का सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में यातायात की सुविधाएं हमारे आम नागरिक को इस हवाई अड्डे से पूर्ण रूप से मिलेगी और उसी के साथ आर्थिक प्रगति भी और उसी के साथ निवेश और रोजगार के अवसर भी सृजित हो पाएंगे। 1 लाख रोजगार के अवसर इस एक हवाई अड्डे से
सृजित हो पाएंगे आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर, और करीब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश भी इस हवाई अड्डे के इर्द गिर्द भी होगा, जिसके आधार पर पूर्ण क्षेत्र का आसपास के 15 जिलों की आने वाला भविष्य पूर्ण रूप से परिवर्तित होगा। एक विकसित प्रदेश और विकसित देश की भागीदारी में इस क्षेत्र की जनता है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। अखिलेश पहले ही इसे समाजवादी पार्टी सरकार का प्रोजेक्ट बता चुके हैं, तो मायावती ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दावा ठोक दिया है। जेवर एयरपोर्ट का भले ही अभी शिलान्यास ही हो रहा हो, लेकिन उसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाजवादी पार्टी सरकार का प्रोजेक्ट बताने के बाद अखिलेश ने जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट लेते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट पर काम शुरू किया था। अखिलेश के इस दावे पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने अखिलेश को अक्ल से पैदल तक करार दे दिया। इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। बीजेपी की तरफ से ऐसा ही हमला यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी किया और उन्होंने अखिलेश को क्रेडिट चोर तक बता दिया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर लिखा, अखिलेश जी 2014 में पूरी तरह से खाली होने के बाद आप अपने विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकेंगे, हार्दिक बधाई। श्रेय को लेकर मची इस नोकझोंक में मायावती ने भी एंट्री ली और अपनी सरकार के कामों को गिनाते हुए एक पूरी बुकलेट जारी कर दी। जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं, जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। जेवर एयरपोर्ट की फाइल पहली बार 2001 में राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए बनी थी। फिर मायावती ने 2007 में एयरपोर्ट का प्रस्ताव यूपीए सरकार को भेजा। 2012 में अखिलेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव रद्द कर दिया था, लेकिन 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हुआ। मोदी सरकार ने तत्कालीन अखिलेश सरकार को एयरपोर्ट के लिए डीपीआर बनाने को कहा। इस बीच एयरपोर्ट के जेवर से आगरा तो कभी हरियाणा शिफ्ट करने की भी बात चली, लेकिन आखिरकार 2017 में योगी सरकार आने के बाद जेवर एयरपोर्ट पर काम फिर से शुरू हुआ और अब शिलान्यास तक पहुंचा है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी पर नया आरोप किसानों को मुआवजा न देने के आधार पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसी सिलसिले में ट्वीट किया और लिखा, प्रधानमंत्री जी, किसानों के प्रति अगर आपकी नीयत सचमुच साफ है तो अपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। इस बारे में जब आज तक ने जेवर के विधायक से बातचीत की तो उन्होंने कहा, अब ऐसे प्रकरण शेष रह गए जो विवादित हैं या कानूनी दृष्टि से जिनको दिक्कत आ रही है। इसलिए हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों ने इस जेवर क्षेत्र के विकास को रोकने के लिए इस तरीके के प्रलाप शुरू किए हों। जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भले ही 2021 में हो रहा हो, लेकिन इसके उद्घाटन में बतौर मुख्यमंत्री कौन मौजूद होगा उसका फैसला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव करेंगे, जिसमें हर दल इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जनता किसके दावे पर अपनी मोहर लगाएगी। अभिषेक आनंद, जेवर, आज तक।
बुर्गी में पीडब्ल्यूडी के एक जूनियर इंजीनियर के घर पर छापा मारकर 54 लाख रुपए कैश बरामद किए। इंजीनियर ने इसमें से 13 लाख रुपए अपने घर के ड्रेनेज पाइप में छुपा कर रखे हुए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसीबी की टीम ने जब पाइप में लोहे की लंबी ब्लेड डाली तो रुपए के बंडल निकलने लगे। ऑफिसर्स को बाल्टी लगाकर रुपए इकट्ठे करने पड़े। वो तस्वीरें यहां की हैं। भ्रष्टाचार का ये इंजीनियर पकड़ा गया। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।